हेलो टेंथ क्लास स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने 1 से लेके 20 तक एलिमेंट्स के नाम, एटॉमिक नंबर और उनके सिंबल कर लिए थे। अब हम करेंगे कि हर एक एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ये जानने के लिए आपको एटॉमिक नंबर के साथ एलिमेंट के नाम पता होने चाहिए। यदि आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पता नहीं है तो आप ये फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए पहले एलिमेंट्स के नाम विद एटॉमिक नंबर एंड सिंबल याद करें। याद नहीं है, ट्रिक्स का यूज करके याद करें। उसके बाद हम आसानी से बता पाएंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन में कितने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये टॉपिक डिस्कस करने के पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा जो कि मोस्टली बच्चों को पता भी होगा। बच्चे, बात यह है कि जैसा कि कोई भी एटम है, किसी भी एटम में सबसे बीच में क्या होता है, सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाहर सेल होते हैं। अब एटम कैसा है, एटम का एटॉमिक नंबर कैसा है, उसके बेस पे हम सेल को बनाते हैं। बच्चे, ये तो पता है ना कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, वो न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं। वो न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं, यानी न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जैसे सूर्य यानी सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं और इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। अब बच्चे मेरी बात सुनो। अब कोई पूछे कि ठीक है इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, आप कहोगे सेल में होते हैं। इनर सेल या आउटर मोस्ट सेल जो भी है, न्यूक्लियस के अलावा जो भी सेल रहता है उसके चारों ओर न्यूक्लियस के अराउंड सेल में रहते हैं। लेकिन मैं पूछूं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे रहते हैं, तो यह आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस वाले न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। और जो पूरा एटम का मास होता है वो मास इसी न्यूक्लियस के कारण होता है। बाकी तो ये सब सेल इमेजिनरी है। सेल तो सिर्फ एक मतलब आप +1 में पढ़ोगे कि जो सेल होता है वो पहले से एग्जिस्ट नहीं होता। बस जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवोल्ट करेगा वो सेल बन जाएगा, वो एक रास्ता पाथ बन जाएगा। वो सब बाद की बात है। पहले हम ये समझेंगे कि एटम का जो सारा मास होता है वो मास इसी न्यूक्लियस को लेकर हम फाइंड आउट करते हैं। यानी न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है, उस पे ही हम पूरा एटम का मास फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से एक कंसेप्ट हमें और सीखने को मिला। वो कंसेप्ट ये है कि मास नंबर क्या होता है। तो बच्चे, किसी भी एलिमेंट का कोई पूछे मास नंबर क्या होगा तो आप कहोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जोड़ के बता दोगे कि ये इस एलिमेंट का मास नंबर है। क्यों है? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि एटम का सारा मास कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर है। यानी जितना न्यूक्लियस भारी होगा उतना ही एटम भारी होगा। और न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, यहाँ तक पक्का आ गया समझ में। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, चारों ओर जो सेल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो भी हम आगे समझेंगे। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं है मुझसे पूछना है। अब आगे आ जाओ। तो बच्चे, हमने क्या जाना है कि मास नंबर क्या होता है। मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है मास नंबर के लिए। मास नंबर के लिए इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब नहीं है। मास नंबर के लिए सिर्फ 2 चीज़ें, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आपको पता होना चाहिए। अब आ जाओ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालते हैं। यानी कोई पूछे कि इस एलिमेंट में, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ कि सोडियम में कितने प्रोटॉन होते हैं। तो देखो यहाँ पे आप इस कॉलम में देखो, यहाँ पे प्रोटॉन वाला कॉलम है, इसमें लिखा हुआ 11 प्रोटॉन होते हैं। तो बच्चे, प्रोटॉन क्या होता है उसको समझते हैं। तो बच्चे, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूट्रॉन के साथ। अब बच्चे, प्रोटॉन कितने होते हैं किसी भी एलिमेंट में, तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि बच्चे जो एटॉमिक नंबर होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो कैसे बना हुआ है। तो बच्चे, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। यानी किसी भी एलिमेंट को हम जो एटॉमिक नंबर प्रोवाइड किए हुए हैं, जैसे ऑक्सीजन को मैंने कहा कि 8 है, नियोन को मैंने कहा कि 10वें नंबर पे आता है। ये प्रोटीन नंबर किस बेस पे बनाया गया है? ऐसे ही सोते जागते नहीं बनाया गया बच्चे, कुछ कंसेप्ट है, कुछ लॉजिक है। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि उस एलिमेंट के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं
उसको उतना ही एटॉमिक नंबर प्रोवाइड किया गया है। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं इसका वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे। तो मैं कहूँ कि हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होंगे, तो आप ये देखोगे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो 1 है, तो बच्चे 1 ही प्रोटॉन होगा। मैं पूछूं आपसे कि सल्फर में, देखो सल्फर में कितने प्रोटॉन होते हैं, बात हो रही है प्रोटॉन की, बातों पे ध्यान देना, कहीं अपने मर्जी से ही इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कुछ भी सोच लो, बात हो रही है प्रोटॉन की। मैं पूछूं कि सल्फर में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो आप ये देखोगे कि सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, 16 है। तो बच्चे 16 जब एटॉमिक नंबर होगा तो उतना ही प्रोटॉन होगा। तो 16 क्या है एटॉमिक नंबर, तो देखो बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ प्रोटॉन 16, तो 16 ही प्रोटॉन है। आप आगे इस कॉलम में इस कॉलम पे बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, जिसकी बात हो रही है सिर्फ उसको जानेंगे, इस पे भी हम आएंगे, इसका भी कुछ लॉजिक होता है, पहले प्रोटॉन को समझो, ठीक है। मैं पूछूं आर्गन में कितने प्रोटॉन होते हैं, तो आप देखोगे इसका एटॉमिक नंबर 18 है, तो 18 ही प्रोटॉन होंगे। ऐसे ही कैल्शियम में 20 प्रोटॉन, ऐसे ही ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन, ऐसे ही मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन, यानी जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, ठीक है। अब आ जाओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। मेरे ख्याल से नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ बच्चे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ये जो न्यूट्रॉन आपको बीच वाला कॉलम न्यूट्रॉन, इसको सबसे करेंगे लास्ट में, सबसे लास्ट में, यानी सबसे पहले करेंगे, हमने प्रोटॉन कर लिया, अब इलेक्ट्रॉन करेंगे, इसके बाद मास नंबर करेंगे, इसके बाद हम न्यूट्रॉन करेंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन का कंसेप्ट अलग है, इसको अभी नहीं करेंगे। तो बच्चे आ जाओ इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन में क्या है, तो बच्चे एक बात सोचो, आपको याद है आपने जब रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था, सबसे पहले कौन आया था, थॉमसन मॉडल के बाद आया था रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है बच्चे। तो रदरफोर्ड मॉडल में आपने एक बात देखी होगी, उन्होंने ये कहा था कि पूरे एटम पे जो चार्ज होगा वो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होते हैं, और यही बात बाद में डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में भी बताया गया था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो बच्चे अब वही बात, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, जितने प्रोटॉन होंगे, तो सेम कहानी, जो एटॉमिक नंबर होगा वही प्रोटॉन होगा, और जो प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। यानी ये तीनों आपको याद करने में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपने एटॉमिक नंबर पहले से किया हुआ है। सिर्फ आप एटॉमिक नंबर देखकर बता दोगे कि किसी भी एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन। तो मैं पूछूं एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप कहोगे एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, इसलिए 13 ही इलेक्ट्रॉन होगा और 13 ही प्रोटॉन होगा। यानी इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और एटॉमिक नंबर में तीनों बिल्कुल सेम होते हैं। मेरे ख्याल से इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है बच्चे। अब हम इसके आगे करेंगे मास नंबर। देखो मास नंबर की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मास नंबर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के सम के बराबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों के सम के बराबर हम जो आंसर निकालते हैं वो कहलाता है मास नंबर। अब बच्चे मास नंबर कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। तो मास नंबर हम पहले कुछ आपको ट्रिक समझाऊंगा, उस ट्रिक से मास नंबर निकालोगे। दूसरी बात, यहाँ पे बात हो रही थी न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन में ये कंसेप्ट मत लगाना कि जो प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, उतना ही न्यूट्रॉन होगा, नहीं। सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये तीनों सेम होंगे। न्यूट्रॉन जो होता है वो सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन का एक अलग कंसेप्ट है। न्यूट्रॉन को हम निकालेंगे कैसे, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। बस न्यूट्रॉन, हमने आपसे क्या बोला था कि जो मास नंबर होता है वो किसकी इक्वल होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यदि हमें मास नंबर पता लग जाए, तो मैं कह सकता हूँ कि न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस प्रोटॉन। मैंने क्या किया, मैं मास नंबर को ले गया उस साइड और जो न्यूट्रॉन था उसको ले आया इस साइड, ठीक है। तो मास नंबर प्लस में है, उस साइड जाकर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई कि न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस प्रोटॉन।
तो हम सबसे पहले मास नंबर निकालेंगे। मास नंबर निकालने के बाद न्यूट्रॉन अपने आप निकल जाएगा। आओ बच्चे इसको हम समझते हैं। देखो, मास नंबर निकालने के पहले मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ कि मास नंबर के लिए एक ट्रिक्स होता है। उस ट्रिक्स का यूज करके हम मास नंबर निकालेंगे। बट मास नंबर निकालते हुए आपको चार एलिमेंट पे ध्यान देना होगा। एक तो हाइड्रोजन, एक बेरिलियम, एक नाइट्रोजन और एक आर्गन। मैंने इन चारों पे सर्कल लगाया हुआ है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि इन चारों पे आप ये फार्मूला अप्लाई नहीं करोगे जो फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ। इन चारों में एक्सेप्शन है। इन चारों को छोड़ के 1 से लेके 20 तक जितने भी एलिमेंट है उस पे आप ये कंसेप्ट लगाओगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। कंसेप्ट क्या है समझो। अब कंसेप्ट ये है, जिन जिन एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, फिर से कह रहा हूँ, जिन एलिमेंट के एटॉमिक नंबर इवन नंबर है। इवन नंबर यानी दो, जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो इवन नंबर यदि हुआ एटॉमिक नंबर तो उसका आप सिर्फ डबल कर दो। क्या कर दो? डबल कर दो। वो हो जाएगा मास नंबर। देखो मास नंबर का कॉलम यहाँ पे है, बिल्कुल लास्ट में ये रहा कॉलम। ये मास नंबर का कॉलम है बच्चे, इस पर ध्यान देना, ठीक है। तो मास नंबर कैसे निकालेंगे? किसके लिए? उन एटॉमिक नंबर की बात हो रही है सबसे पहले जिनका एटॉमिक नंबर वो हो, इवन हो। तो इवन वालों के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो उसके एटॉमिक नंबर के साथ, उतना मास नंबर हो जाएगा। और जो ओड नंबर वाले हैं यानी जिनका एटॉमिक नंबर ओड नंबर वाला है, उसमें क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई करो पहले, फिर उसके बाद 1 ऐड कर दो, यानी 1 को ऐड कर दो। वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा मास नंबर फॉर दैट एलिमेंट्स विच आर ऑफ ओड नंबर एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर क्या है बच्चे? ओड नंबर में है। फिर से कह रहा हूँ बच्चे, एवन वालों के लिए ट्वाइस यानी डबल, 2 से मल्टीप्लाई। और ओड वालों के लिए 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ दैट एलिमेंट, यानी जिसका ओड नंबर है उसका ट्वाइस करो पहले, 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 को ऐड करो। आओ इसको समझते हैं बाय एग्जाम्पल। तो बच्चे सबसे पहले हमने क्या लिया? हाइड्रोजन। तो मैंने आपको क्या बोला है? 4 एलिमेंट को अभी टच मत करो। तो हम हाइड्रोजन को नहीं लेंगे क्योंकि इस पर मैंने सर्कल लगाया हुआ है, यानी एक्सेप्शन है, इस पे ये वाला काम नहीं करेगा फार्मूला। अब आ जाओ हीलियम पे। बच्चे हीलियम का देखो एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है ना। 2 क्या है? इवन नंबर है, तो 2 का डबल 4। तो 4 क्या आएगा बच्चे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएगा, ठीक है। ऐसे बच्चे अब आ जाओ, जैसे मैं कह रहा हूँ ऑक्सीजन। बच्चे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8 है। 8 क्या है? इवन नंबर है, तो सिंपली इसको डबल कर दो। 8 दूनी 16, तो 16 क्या हो गया बच्चा? इसका मास नंबर हो गया। 16 क्या हो गया? इसका मास नंबर हो गया। एक बात और, अब आ जाओ ओड नंबर वाले पे। तो बच्चे ओड नंबर में जैसे मैं ले रहा हूँ आपके लिए, क्या नाम है? 15। देखो 15 पे कौन है? फॉस्फोरस है। 15 पे कौन है? फॉस्फोरस है। 15 क्या है? 15 है ओड नंबर। तो ओड नंबर के लिए क्या फार्मूला था? 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1 को ऐड करो, तो 15 दूनी 30, यानी 15 2 जा 30, 30 + 1 31। तो बच्चे देखो ध्यान दो, इस लाइन में जाओ आप, ये रहा 31 के लिए इसका क्या होगा? ये 31 मास नंबर होगा। बात हो रही है मास नंबर की। ऐसे ही आप देखो 19 पे, 19 क्या है? 19 भी है ओड नंबर। तो ओड नंबर के लिए 2 टाइम्स +1, तो 19 2 जा 38, 38 + 1 39। बच्चे ऐसे ही आ जाओ क्लोरीन पे, Cl, क्लोरीन। बच्चे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17 है। 17 2 जा 34, 34 + 1 35। तो बच्चे एक बात और, क्लोरीन में जो एटॉमिक मास होता है, यानी एटॉमिक जो मास होता है वो होता है 35, ठीक है। लेकिन जो एक्यूरेट होता है वो होता है 35.5। तो इसकी तरह आपको ध्यान देना होगा, एक्यूरेट होगा 35.5, ठीक है। और इस फार्मूला के हिसाब से 35 आ रहा है। अब बच्चे आ जाओ एक्सेप्शन पे, कि जो 4 एक्सेप्शन थे उस पर क्या करना है हमें। क्या उस पर हम यही फार्मूला लगाएंगे? नहीं बच्चे, ये फार्मूला आपको नहीं लगाना। वो चारों एक्सेप्शन है यानी इससे हटके हैं, उसमें कुछ आपको याद करना होगा। ये ट्रिक्स आपको काम नहीं आएगा उन चारों के लिए। कौन कौन से 4 हैं आओ उनको एक बार देख